गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। अब नहीं हो ना हमरा नहीं टास्क में खाली नहीं ये कि तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थ शुरू किया था और प्लेटीहेल्मिन्थ में हमने कवर कर लिया था अपना जो सारे जनरल पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए थे। आज हमें प्लेटीहेल्मिन्थ के कुछ मेंबर्स को डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला मेंबर है उसमें प्लेटीहेल्मिन्थ में वो है हमारे पास प्लानेरिया। तो सबसे पहले आज हम प्लानेरिया के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो मेंबर है हमारा वो है प्लानेरिया। तो प्लानेरिया के बारे में हम आज बात करेंगे कि भाई प्लानेरिया जो है इसमें क्या क्या फीचर्स देखे जाते हैं। प्लानेरिया की अगर बात करें, सबसे पहली बात कि प्लानेरिया जो है ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग रहेगा ये और एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक है और किस में देखा जाएगा? फ्रेश वाटर में देखा जाता है। दूसरी बात, अगर हम समझे प्लानेरिया के बारे में तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लानेरिया है ये हर्माफ्रोडाइट्स है। कैसा है ये? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करता है, मतलब एक ही पेरेंट से मेल पार्ट भी रहेगा फीमेल पार्ट भी रहेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लानेरिया हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूजन, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे। इसके अलावा ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, मतलब डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो अब हम इनका डॉर्सल और वेंट्रल व्यू देख लेते हैं। तो अगर जो डॉर्सल व्यू देखेंगे हम इसका प्लानेरिया का, हम प्लानेरिया के डॉर्सल व्यू की बात करते हैं। डॉर्सल व्यू मतलब डॉर्सल साइड से देख रहे हैं। जैसे हम अब अगर देखो डॉर्सल साइड क्या होता है, जैसे आप अपनी बॉडी को लें तो जो आपकी बॉडी में आगे वाला फ्रंट वाला पोर्शन रहेगा, मतलब जिस साइड पे हमारी आईज हैं, नोज है, माउथ है, ठीक है,
वो पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट कहलाता है हमारा वेंट्रल व्यू। और जो आपका बैक पोर्शन है जिसमें आपका वर्टिबल कॉलम आ जाएगा, ठीक है, आपकी बैक आ जाएगी, इसको बोलते हैं वेंट्रल व्यू या वेंट्रल साइड। तो अगर हम डॉर्सल व्यू इसका देखेंगे तो डॉर्सल व्यू में हमको क्या दिखाई देगा, हमको एक ट्रायंगुलर हेड दिखाई देगा इस तरीके से, ट्रायंगुलर हेड रहेगा कुछ इस तरह से, और ये इसकी बॉडी रहेगी। और इस ट्रायंगुलर हेड में आपको दिखाई देंगी आईज। ये हो गया ट्रायंगुलर हेड। तो ट्रायंगुलर हेड हो गया और आईज हो गई। और जो आईज हैं इसकी, आईज की अगर बात करोगे तो जो आईज होती हैं प्लानेरिया की कैसी हैं, दीज आर सेंसरी, ये सेंसरी आईज होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रिस्पॉन्स करती हैं, रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करेगा। तो ये तो हमने इसका डोर्सल व्यू देख लिया प्लानेरिया का। फिर हम प्लानेरिया का वेंट्रल व्यू देखते हैं। यहाँ पे वेंट्रल व्यू, वेंट्रल साइड अब आपको पता चल गई है, जो हमारी पीछे वाली साइड है उसे वेंट्रल साइड बोलते हैं, जिसमें हमारा वर्टिबल कॉलम देखा जाता है। वेंट्रल व्यू अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा प्लानेरिया। और वेंट्रल व्यू में इसका जो माउथ है वो आपको शो होगा, और माउथ से डेवलप करेगा फेरिंग। तो ये हो गया माउथ, और ये हो गया फेरिंग। और ऐसा फेरिंग जो माउथ से बाहर की तरफ डेवलप करे इसे बोलते हैं प्रोट्रूसिबल फेरिंग। और इसका मतलब लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है इट डेवलप आउट फ्रॉम माउथ, ये माउथ से बाहर डेवलप कर रहा है, इसे बोलते हैं प्रोट्रूसिबल फेरिंग। ये इसका वेंट्रल व्यू हो गया। एक पॉइंट जो आपको समझना है वो हम यहाँ नोट करके इसमें लिख देते हैं, जो आपको याद रखना है प्लानेरिया के केस में, वो ये है कि प्लानेरिया हैव हाई पावर टू रीजेनरेट, प्लानेरिया रीजेनरेट हो सकता है। मतलब इसकी बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक हो जाए तो ये उसको डेवलप कर सकता है, ये इसके अंदर हाई रीजेनरेटिव पावर होती है। ठीक है, रीजेनरेशन का मतलब होता है लॉस पार्ट को दोबारा से डेवलप कर लेना, तो ये प्लानेरिया में देखा जाता है। तो ये हमने कंप्लीट किया प्लानेरिया। सबसे पहला पॉइंट हमने समझा कि ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है ये किसी के साथ अटैच नहीं है, और ये जो है फ्रेश वाटर में देखे जाते हैं। दूसरी बात, ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है, मतलब ये कि इनके एक ही बॉडी पे मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वा नहीं बनते, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई एक प्लानेरिया हो गया, ये दूसरा प्लानेरिया हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो ये अपने गैमेट इस फीमेल में डिपॉजिट कर देगा, तो इसे बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना। तो ये आपको समझ में आ गया प्लानेरिया, इसे नोट कर लीजिए। और फिर हम आगे बात करेंगे प्लानेरिया के बाद सेकंड जो मेंबर है इसका, उसको हम स्टडी करेंगे। और जो सेकंड मेंबर है हमारे पास वो है फेसियोला। इसे नोट करें, फिर हम फेसियोला को समझेंगे। हो गया।
तो डन, ये सभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फैसियोला के बारे में बात करते हैं। यस मयंक बोलिए। चलिए फैसियोला को डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकंड जो हमारे पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थ, जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है फैसियोला, और इसका पूरा नाम है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका। और फैसियोला हिपैटिका को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको हम कॉमनली बोलते हैं शीप लिवर फ्लूक, या कई जगह आपको सिर्फ लिवर फ्लूक भी मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा, लिवर फ्लूक। ठीक है, तो फैसियोला हिपैटिका की अगर बात करें तो ये लिवर के अंदर देखा जाता है। और इसके अलावा इसमें क्या खास बात है कि ये जो है फैसियोला हिपैटिका, ये शीप के लिवर में रहता है। इसमें ना एक टर्म आती है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि दे आर डायजेनेटिक। ये डायजेनेटिक है। ये जो टर्म है डायजेनेटिक, इसका मतलब होता है दे कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ये जो फैसियोला हिपैटिका है, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी करता है। ठीक है, तो ये करता है अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करेगा। और वो होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जो 2 होस्ट हैं जिनके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है, वो है आपके नंबर 1, एक तो है शीप या गॉट, और दूसरा है स्नेल। और स्नेल में जिसका जो स्नेल है उसका नाम है लिमनिया। ठीक है, तो स्नेल के अंदर रहेगा और शीप या गॉट के अंदर रहेगा। और शीप और गॉट में कहाँ रहेगा? इनके लिवर में रहता है। अब जो इसका शीप है वो क्या है? शीप इसका प्राइमरी होस्ट है, ये है प्राइमरी होस्ट। जबकि स्नेल क्या है? स्नेल है सेकेंडरी होस्ट। देखो प्राइमरी होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है, जैसे लिवर फ्लूक जो है, ये जो फैसियोला है, फैसियोला क्या है? ये एक प्लेटीहेल्मिन्थ है, ये शीप के लिवर में रहेगा। तो शीप के लिवर के अंदर क्या करेगा? ये शीप के लिवर में कंप्लीट करता है, कंप्लीट इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शीप के लिवर में करेगा, इसलिए शीप इसका प्राइमरी होस्ट है। और जिसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे वो उसका क्या रहेगा? सेकेंडरी होस्ट। तो इसमें क्या करता है? स्नेल में करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट है। मतलब प्राइमरी होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो उसका प्राइमरी होस्ट कहलाएगा। तो ये हमने बात कर ली फैसियोला के बारे में। फैसियोला के बारे में एक बात आप और यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, कि जो फैसियोला हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये भी कैसे होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 मेंबर कवर कर लिए। पहला कर लिया था हमने प्लानेरिया, दूसरा हमने कवर कर लिया फैसियोला हिपैटिका। तीसरा मेंबर हम और स्टडी कर लेते हैं, जिसका हमें नाम समझना है, खाली ज्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी, यहीं पर उसको लिख देते हैं। थर्ड जो मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थ का, वो है टीनिया सेजिनाटा। टीनिया सेजिनाटा।
टीनिया सैजिनाटा को हम कॉमनली कहते हैं बीफ वॉर्म। देखो बीफ का मतलब होता है काउ, टीनिया सैजिनाटा जो है या बीफ वॉर्म है, ये भी कैसा है, ये भी डायजेनेटिक है। और अब तो आपको डायजेनेटिक का मतलब पता चल ही गया है कि ये 2 होस्ट में लाइफ साइकिल पूरी करेगा। इसे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। और इस केस में 2 होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो रहेगा प्राइमरी होस्ट, और प्राइमरी होस्ट होता है इसमें ह्यूमन, और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट। और बीफ मतलब काऊ होता है ना, सेकेंडरी होस्ट है काऊ। तो ये ह्यूमन और काऊ के अंदर रहकर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा, मतलब आधा फेज ह्यूमन के अंदर रहेगा, आधा फेज ये काऊ के अंदर कंप्लीट करेगा। तो ये हमने 3 मेंबर पढ़ लिए अपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। पहला पढ़ लिया हमने प्लानेरिया, दूसरा पढ़ लिया हमने फेसियोला हेपेटिका, और तीसरा पढ़ लिया हमने टीनिया सैजिनाटा। अब इन तीनों के बाद हम एक लास्ट मेंबर को और स्टडी करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो है टीनिया सोलियम यानी कि टेप वॉर्म। तो इसको आप लोग नोट करिए और फिर हम चलते हैं टेप वॉर्म की तरफ। चलिए, सभी ने ये नोट कर लिया, ऑल गुड। अब हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के बारे में, मतलब टेप वॉर्म के बारे में। इसको रब कर देते हैं। तो जो 4th मेंबर है जो हमारे पास आता है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को हम लोग बोलते हैं टेप वॉर्म। हाँ शाबाश, टेप वॉर्म बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको पोर्क वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, पोर्क वॉर्म बोलने के पीछे ना एक रीजन है, क्या है वो यहाँ लिख लेते हैं कि पोर्क वॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये पाया जाता है किसके अंदर, इट इज फाउंड इन मसल ऑफ पिग। ये पिग के मसल में पाया जाता है। और हमें एक बात पता होनी चाहिए कि पिग का जो मीट होता है उसे बोलते हैं पोर्क, और उसके मसल में क्या है, पोर्क वॉर्म यानी कि टीनिया सोलियम है, इसलिए इसको पोर्क वॉर्म भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ बातें जो समझते हैं वो यही समझ लेते हैं कि जो टीनिया सोलियम है ये भी डायजेनेटिक है। ये भी कैसा है, डायजेनेटिक है, मतलब ये भी क्या करेगा, ये भी कंप्लीट करेगा, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। इसको भी अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। और जो 2 होस्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें एक तो रहेगा ह्यूमन और दूसरा रहेगा आपका, एक ह्यूमन हो गया और दूसरा होगा आपका पिग। ह्यूमन के अंदर रहेगा और पिग के अंदर रहता है। ठीक है, ह्यूमन होता है प्राइमरी होस्ट, पिग होता है सेकेंडरी होस्ट। ह्यूमन के अंदर क्या करता है, ये अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इन ह्यूमन कंप्लीट इट्स सेक्सुअल साइकिल या रिप्रोडक्शन, और पिग में क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से ना बात सुनिए, क्या होगा, कैसे ह्यूमन में और पिग में अपनी साइकिल को पूरा करता है ये जो टीनिया सोलियम है या जो टेप वॉर्म है, ये टेप वॉर्म क्या करेगा, जैसे ह्यूमन की बॉडी में रहेगा तो ह्यूमन की बॉडी में ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन के साथ अटैच रहता है। इसके
इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहेगा और इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिशन है वो लेता जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझो कि जब ये टीनिया सोलियम ह्यूमन की इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन ले रहा है तो ये कैसा हो गया, पैरासाइट हो गया, क्योंकि किसी दूसरे होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है, बॉडी के अंदर है, तो ये क्या है, ये है एंडो पैरासाइट। तो ये क्या करता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेता रहेगा और इसमें न्यूट्रिशन लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेगा और इन स्ट्रक्चर को बोला जाएगा सिस्ट। अब ये सिस्ट वेस्ट मटेरियल के साथ, यानी कि वेस्ट मटेरियल क्या होगा, एक्सक्रीटा होगा ह्यूमन का। वेस्ट मटेरियल मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसके साथ ये जो सिस्ट होंगे ये इसके वेस्ट मटेरियल में आ गए और यहां से क्या होंगे, ये रिलीज आउट हो जाएंगे बाहर। अब देखो, जैसे ये ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, ये ह्यूमन का एक्सक्रीटा है ह्यूमन का, ये इस ह्यूमन के एक्सक्रीटा में ये सिस्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस ह्यूमन का एक्सक्रीटा है उसकी बॉडी में क्या था, ये टेप वॉर्म था, तो इस एक्सक्रीटा में ये सिस्ट है। अब जो पिग है, पिग क्या करेगा, पिग तो यही सब चीजें खाता है, तो वो इस ह्यूमन के एक्सक्रीटा को फीड करेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा खाएगा वो, तो उस पिग की बॉडी में क्या चले गए, ये सिस्ट चले गए। अब जब पिग की बॉडी में सिस्ट जाएंगे तो पिग का जो मसल है, ये इस तरीके से, ये पिग की बॉडी का मसल है, इस मसल्स में इसकी सरफेस के साथ जाके ये सिस्ट अरेंज रहेंगे और अपने नंबर को यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ लोग जो है वो पिग भी खाते हैं, तो ये पिग जो है ईटन बाय मैन या ह्यूमन, ह्यूमन ने ये पिग खा लिया, तो वापस सिस्ट किस में चले गए, ह्यूमन की बॉडी में चले गए। ये कब जाएंगे, जब ह्यूमन अनकुक्ड पोर्क खाएगा। पोर्क का मतलब क्या होता है, मीट ऑफ पिग। तो जब अनकुक, बिना पका हुआ, मतलब कच्चा, ज्यादा ठीक से पका नहीं है, कच्चा पिग का जो मीट है जब ह्यूमन खाएगा तो उसकी बॉडी में क्या होंगे, ये सिस्ट एंटर कर जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। जो टीनिया सोलियम है ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहेगा और ह्यूमन की बॉडी में क्या करेगा, ह्यूमन की बॉडी में उसके इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेता रहेगा और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सिस्ट बना लेगा। अब जो टीनिया सोलियम के सिस्ट हैं ये ह्यूमन के वेस्ट मटेरियल में चले जाएंगे, ह्यूमन के एक्सक्रीटा में चले जाएंगे और एक्सक्रीटा के थ्रू जब वो एक्सक्रीटा रिलीज करेगा तो ये एक्सक्रीटा के थ्रू इसके सिस्ट भी बाहर रिलीज हो गए, एनवायरमेंट में आ गए। बाहर एनवायरमेंट में जो ह्यूमन एक्सक्रीटा मान लो ये रखा हुआ है तो इसको पिग ने कंज्यूम किया और तो पिग के अंदर क्या हो गया, ये सिस्ट चले गए पिग की बॉडी में और उसके मसल पे जाके ये पिग की बॉडी, पिग के मसल में जाकर ये जो सिस्ट हैं वो अरेंज हो जाएंगे। और जब इस अनकुक्ड पिग को, यानी कि अनकुक्ड मीट को जब ह्यूमन खाएगा तो ये सिस्ट दोबारा से ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह से टीनिया सोलियम अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप लोगों ने यहाँ तक ये डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्लीज राइट डाउन, लिखिए। टेपवर्म present in the tapeworm present in the body of human, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड टेक न्यूट्रिशन
and take nutrition from intestine of human and take nutrition from intestine of human. ह्यूमन के इंटेस्टाइन से ये लगातार न्यूट्रिशन लेता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन बॉडी it undergo in human body it undergo sexual reproduction. In human body it undergo sexual reproduction to produce cyst. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these cysts along with waste material, these cysts along with waste material, वेस्ट मटेरियल के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, वेस्ट मटेरियल के ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ह्यूमन एक्सक्रीटा। these cysts along with waste material, और वेस्ट मटेरियल के ब्रैकेट में लिख दीजिए ह्यूमन एक्सक्रीटा, ब्रैकेट क्लोज, रिलीज आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, release out from the human body. Next point, when this waste feed by pig, when this waste feed by pig, then these cysts enter in the body of pig and arranged enter in the body of pig and arranged at the surface of muscle, at the surface of muscle of pig, पिग के जो मसल की सरफेस है उस पर ये अरेंज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, व्हेन द अनकुक्ड पोर्क, पोर्क का मतलब पता ही है आपको है ना, पोर्क का मतलब है मसल्स या मीट ऑफ पिग है ना। व्हेन अनकुक्ड पोर्क eaten by human, then these cysts enter in the human body, these cysts enter in the human body, तो ये cyst फिर से ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये हमने इसका पूरा लाइफ साइकिल समझ लिया टीनिया सोलियम का। इसके बाद अब हम कुछ इसमें बात करते हैं, तो हम टीनिया सोलियम के बॉडी स्ट्रक्चर को समझते हैं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हम रब कर देते हैं, आपने बना लिया होगा। अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम। तो यहां हम समझते हैं बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम। तो इसमें अगर आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर, 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले रहेगा हेड, जिसे हम बोलते हैं कोलेक्स, इसमें नेक इंक्लूड रहेगी। दूसरा रहेगा सेकेंड पार्ट प्रोस्ट्रोबिलस, इसके बाद वाला पोर्शन, और लास्ट जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होगा इसमें वो रहेगा स्ट्रोबिलस। ये सबसे लॉन्ग पार्ट होगा स्ट्रोबिलस इसका। स्ट्रोबिलस में सेगमेंट जो होंगे, मतलब इस स्ट्रोबिलस के हर एक सेगमेंट को, ईच सेगमेंट
इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। इसके हर एक सेगमेंट को प्रोग्लोटिड बोलेंगे। और अगर हम प्रोग्लोटिड की बात करेंगे तो प्रोग्लोटिड के अंदर मतलब हम ये बोल सकते हैं ईच प्रोग्लोटिड हैज, हर एक प्रोग्लोटिड में 3 चीजें रहेंगी, 3 पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा इमेच्योर पार्ट। जो इमेच्योर पार्ट है इसमें क्या होता है, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं है। तो सेक्स ऑर्गन आर नॉट डेवलप, इनमें सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते। जबकि अगर हम यही इमेच्योर पार्ट फिर मैच्योर होगा तो सेकंड पार्ट बन जाएगा इसके अंदर मैच्योर पार्ट। और मैच्योर पार्ट में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं। और तीसरा रहेगा आपका ग्रेविड। ग्रेविड जो है वो इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, आफ्टर मैच्योरेशन के बाद वाला। और इस ग्रेविड फॉर्म में क्या होगा, सिस्ट आर फाउंड। इसमें सिस्ट देखे जाते हैं। और सिस्ट किस में रहते हैं, इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के अंदर देखे जाते हैं ये सिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्लोटिड की भी हमने बात करी। अब इन्हीं बातों को जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर सारे अभी लिखे हैं इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि टेप वर्म का स्ट्रक्चर कैसा हमें दिखाई देता है। तो ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। अब हम डायग्रामेटिकली इन स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, अब जरा डायग्रामेटिकली हम समझते हैं इसको। डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो इसमें ये होगा हेड, जिसके अंदर ये रो देखी जाएंगी, मतलब हुक देखे जाएंगे। ये है हुक, दीज आर हुक। और इसके साथ, हुक के साथ साथ इसमें वन टू थ्री और एक पीछे रहेगा, ये रहेंगे सकर। सकर होते हैं 4 इन नंबर। सकर जो है वो 4 होते हैं। और हुक जो होते हैं वो कितनी रोज होती हैं इसकी, 2 इन रोज, 2 रो में होते हैं ये। और ये जो हुक और सकर हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, ये होते हैं फॉर अटैचमेंट विद इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट इसका आगे ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, दिस इज हेड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेक। और उसके बाद इसमें सेगमेंटेड पोर्शन शुरू हो जाएगा।
अभी तो स्मॉल सेगमेंट रहेंगे, और जैसे जैसे ये लार्ज होता जाएगा वैसे वैसे इसके सेगमेंट भी क्या होंगे, ब्रॉड होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर ये वाला हमने पार्ट बनाया है, हेड और नेक, इन दोनों को मिला के इस पूरे पोर्शन को, मतलब इस पोर्शन को भी बोल सकते हैं हम लोग, इसे मेंशन कर देते हैं हम लोग। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्कोलैक्स, जिसमें हेड और नेक आ जाएगा। इसके बाद ये जो पोर्शन रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोस्ट्रोबिलस, और बाकी का जो पोर्शन है ये कहलाता है स्ट्रोबिलस या ग्रेविड। जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, इस पोर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोस्ट्रोबिलस है, ग्रेविड वाला पोर्शन जो मैच्योर हो गया, इसके अंदर आपको यूट्रस दिखाई देगा। ये यूट्रस रहेगा, और यूट्रस में क्या चीज प्रेजेंट रहेगी, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे ये सिस्ट। तो ये हो गए सिस्ट, और ये जो रेड पोर्शन है ये हो गया, ये सेल हो गई यूट्रस। अब जब ये सिस्ट जो हैं क्या होते हैं, डिटैच होते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, डिटैच होकर किस में जाएंगे, ये फीकल मैटर में जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिटैचमेंट ऑफ cyst is called एपोलाइसिस। सिस्ट के डिटैचमेंट के इस प्रोसेस को एपोलाइसिस कहते हैं। और एक बात आप नोट करेंगे, ध्यान से समझेंगे, और वो ये है कि जैसे जैसे इमैच्योर से मैच्योर पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब इमैच्योर से मैच्योर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस सेगमेंट का साइज है वो ब्रॉड होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे कि एज मूव फ्रॉम immature to mature part, the size of, या फिर इसकी जगह हम ग्रेविड भी लिख सकते हैं, the size of segment become broader। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर टीनिया सोलियम का। इसे आप ड्रॉ करें ध्यान से। इसमें आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेगा शटर का फंक्शन क्या होता है और एपोलाइसिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे ड्रॉ कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग इसमें 2-4 पॉइंट और लिखते हैं, और उसी के साथ हमारा जो प्लेटी हेलमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ इसके और जनरल पॉइंट समझ लेते हैं टीनिया सोलियम के बारे में। जैसे टेपवर्म की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं। तो ये भी हर्माफ्रोडाइट हैं, और इनके अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है डबल स्टार मार्क करके लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। दे शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखे थे, जितने भी हम देख रहे थे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो कर रहे थे, जबकि टेपवर्म टीनिया सोलियम शो करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इज
इनडायरेक्ट, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस लार्वा प्रोड्यूस करते हैं ये, और दो तरह के लार्वा बनाते हैं ये, एक होते हैं हेक्साकैंथ लार्वा और दूसरे होते हैं आपके सिस्टी सिरकस लार्वा। ठीक है, और ये एक डिजीज कॉज करते हैं, दे कॉजेज टीनियासिस। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और क्रैम्प आ जाते हैं, ये इसके सिम्टम्स होता है। तो ये हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थ कंप्लीट। टीनिया सोलियम के बारे में हमने सारे पॉइंट समझ लिए। तो इसी के साथ आपका जो फाइलम है, फोर्थ फाइलम जो हम पढ़ रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थ, वो भी हमने पूरा कर लिया है। अब प्लेटीहेल्मिन्थ कवर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे और वो है हमारा एनालिडा। तो अब हम एनालिडा कह रहा हूँ, अब हम लोग पहले उसकी बात करेंगे, एस्केल हेलमिंथिक की बात करेंगे। तो इसको हम रब कर देते हैं ये सारे पॉइंट, और अब नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं और वो है आपका एस्केल हेलमिंथिक। तो नेक्स्ट जो है फाइलम नंबर 5 है ये, एस्केल हेलमिंथिस, या इसको हम निमेथो हेलमिंथिस भी बोलते हैं, या इसको हम नेमोटोडा भी बोलते हैं, या इसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एस्केल हेलमिंथ बोल सकते हो, नेमोटोडा बोल सकते हो, राउंड वॉर्म बोल सकते हो। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो इसके मेंबर्स हैं एस्केल हेलमिंथिस के, ये यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की शुरुआत होती है। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें 3 लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, तीनों लेयर देखी जाती हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो एस्केल हेलमिंथिस हैं ये स्यूडो सिलोमेट होते हैं, इनके अंदर ट्रू सिलोम नहीं होता, तो ये स्यूडो सिलोमेट है। इसके अलावा इनमें ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लेन देखा जाता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन का मतलब है, सॉरी ब्लाइंड सैक नहीं, इनमें तो वो देखा जाएगा ट्रू डाइजेशन सिस्टम होता है, तो इनमें रहेगा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी प्लेन रहेगा, और ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, जिसमें एनस भी होगा और माउथ भी होगा। और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये वाली टर्म शायद आपके लिए नहीं होगी। ये करते हैं, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि इसमें मेल एंड फीमेल कैन डिफरेंशिएट, इसमें मेल फीमेल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक स्ट्रक्चर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेल को यहाँ बनाते हैं और यहाँ बनाएंगे हम फीमेल। मेल की अगर बात करेंगे तो मेल का साइज स्मॉल होता है, मेल स्मॉलर होता है, फीमेल लार्जर होती है। देखिए ये जो ऊपर की तरफ साइट है
ये हो जाएगी एंटीरियर साइड, और जो नीचे वाली साइड है ये हो जाएगी पोस्टीरियर साइड। ठीक, तो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक इसमें एंटीरियर साइड पर जो ये फर्स्ट ओपनिंग दिखेगी आपको यहाँ, दिस वन, दिस इज कॉल्ड माउथ। और इसके साथ यहाँ पर एंटीरियर साइड पर एक ओपनिंग और आपको दिखाई देगी, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर, जहां से ये वेस्ट मटेरियल यानी कि अमोनिया रिलीज करेगा। इसके अलावा इसमें जो ये नीचे वाली साइट है, यहाँ पर यहाँ एक ओपनिंग रहेगी, ये जो ओपनिंग है, ये ग्रीन कलर की ओपनिंग, इसे बोलेंगे क्लोएका। क्लोएका कॉमन ओपनिंग है, कॉमन है ये फॉर रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है। ये एनएस भी यही है और इसका रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी यही है। यहीं से गैमेट रिलीज करेगा, यहीं से फीकल मैटर भी रिलीज करेगा। और इसमें एक कॉपुलेटरी ऑर्गन देखा जाएगा जिसकी वजह से ये कॉपुलेशन करेगा, और इसको बोलते हैं, ये इस तरीके से रहेगा कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसे बोलेंगे कॉपुलेटरी सीटा। तो ये हो गया मेल एस्केल हेलमैन का स्ट्रक्चर। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल लार्जर साइज की होगी इससे, ये ज्यादा थिक बन गया है। फीमेल लार्ज साइज की रहेगी, और इसमें भी वही सेम एंटीरियर साइड पर ओपनिंग देखी जाएगी, ये दिस इज माउथ, और ये रहेगा सेम वही एक्सक्रीटरी पोर। और इसमें जो ये डोर्सल साइड है यहाँ पे, ओ सॉरी पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड पर एक तो रहेगा इसके अंदर एनस, और यहाँ एक और रहेगा जिसे बोलेंगे जेनाइटल पोर। इस जेनाइटल पोर में मेल जो एस्केल हेलमिन्थ है वो अपने गैमेट को रिलीज करेगा। तो ये हो गया इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये बात क्लियर हो गई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को आप नोट करें, इतना नोट कर लीजिए। और फिर जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर के, इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, 2-4 पॉइंट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल उसको हम क्लियर करेंगे। और उसको खत्म करके कल हम शुरू करेंगे अपना नया फाइलम जो कि रहेगा एनालिडा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एनालिडा के बारे में बात करेंगे। और अपने डाउट्स वगैरह आप लोग व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। कल की क्लास में आगे के पोर्शन को कवर करेंगे।